जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम इस लेक्चर से अपना जो कैफ 2 है टेक्स्ट प्रैक्टिसेस, उसको प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि आपका जो कोर्स है, उसके जो 100 मार्क्स हैं, वो किस तरह से उनमें डिवाइडेड है। कितनी ग्रेड्स हैं, हर ग्रेड में कितने मार्क्स हैं, हर ग्रेड के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और किस तरह से मैं कोर्स को लेकर चलूंगा, क्या-क्या प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है। एक चीज रह गई थी जो मैंने डिस्कस करनी थी लेकिन नहीं डिस्कस कर सका, वो ये थी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, लेक्चर को सुनने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या आपको इधर-उधर से कोई आपसे पूछता है और आपको उसका आंसर समझ नहीं आ रहा और आप पूछना चाहते हैं, तो उस केस में आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी गिवन है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक गिवन है। आप वहां पर मुझे टेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन डिटेल में पूछ सकते हैं और मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दूंगा। जी, आज जो हमने अपना प्रॉपर स्टार्ट लेना है, आपको मैंने उधर बताया था कि जो आपका पेपर है वो डिवाइडेड है 3 ग्रेड्स में। एक है ग्रेड ए, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 आई कैप की बुक का, उसमें से आपके 8 से 10 नंबर आते हैं। जो ग्रेड बी है इनकम टैक्स, उसमें से आपके 60 टू 65 मार्क्स आते हैं और ये आपके चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होता है और चैप्टर नंबर 16 तक जाता है। और जो ग्रेड सी है वो सेल्स टैक्स के रिलेटेड है, उसमें से आपके जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क्स आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ग्रेड, वो हमारी है ग्रेड नंबर बी, इनकम टैक्स। इसमें आपके 60 टू 65 मार्क्स आते हैं। इनमें से ऑलमोस्ट 35 टू 40 आपके आते हैं न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशन बेस्ड, और रिमेनिंग जो आपके होते हैं वो आपके कह दें 20 टू 25 मार्क्स, वो आपके होते हैं थ्योरी बेस्ड। ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, किस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, किस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कि टैक्स है क्या, ठीक है। टैक्स ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप मेरी स्टेट में रहकर जो भी अर्न करेंगे, जो भी आप इनकम अर्न करेंगे, उसकी एक सर्टन परसेंटेज, 1%, 2%, 3% या 10% आप क्या करेंगे, मुझे पे करेंगे, ठीक है। जो अपनी इनकम की सर्टन परसेंटेज हमने गवर्नमेंट को जमा करवानी होती है, वो सर्टन परसेंटेज का जो नेम है वो क्या है, इनकम टैक्स है। अब गवर्नमेंट जब भी कोई चीज लेकर आती है, कोई चीज उसने इंप्लीमेंट करवानी होती है, तो वो क्या करती है, उस चीज के रिलेटेड कोई लॉ बना देती है, कोई एक्ट बना देती है, कोई ऑर्डिनेंस बना देती है। इसी तरह हमारा जो इनकम के रिलेटेड जो टैक्स है, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, उस चीज को कवर करने के लिए, गाइड करने के लिए, बताने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कि जनाब इस बंदे ने अपनी इनकम पर इतना इतना टैक्स देना है। अगर ये इस तरह इनकम होगी तो इस तरह टैक्स होगा, अगर इस तरह इनकम होगी तो उस तरह टैक्स होगा, ठीक है। कवर करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग कि जो यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं वो किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना कर सकें या कम टैक्स पे ना करें, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई टैक्स पे ही ना करें। इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कि जितना मैक्सिमम टैक्स कवर हो सकता हो, उसको करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक लॉ बना दिया है। उसको हम, जो हमारा लॉ इनकम टैक्स को डील करता है पाकिस्तान में, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर इसमें कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सिर्फ बता दी हैं, ठीक है, डिफाइन कर दी है, और उनके ऊपर वर्किंग किस तरह से करनी है, उनकी कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है, और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी, उसके लिए उन्होंने दे दी हैं आपके इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये जो है आपके इनकम टैक्स को कवर करते हैं। इसमें से कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमारा कैफ 2 जो स्लिप
जो सिलेबस है 60-65 मार्क्स का इनकम टैक्स का, उसमें आपकी बुक में कवर्ड है। ये था आपको थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह कि आपको कौन सा लॉ कवर करता है। नो डाउट हम सारी चीजें जो आपकी बुक में एक एक वर्ड लिखा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे और विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस उनको मैं आपके सामने पेश करूँ। जी, जब भी आप कोई लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बेशक वो इनकम टैक्स लॉ है, वो बेशक सेल्स टैक्स लॉ है, या आप बिजनेस लॉ जो आपका है कैफ 4, उसमें अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, आप उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं, जो भी कंपनीज एक्ट है आप पढ़ते हैं कैफ 7 में, जो भी आप लॉ पढ़ने लगते हैं जब, तो सबसे पहले जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी होती है कि उसका स्कोप क्या है। ठीक है, उसका स्कोप बताता है कि ये किस किस चीज को, किस किस एरिया को कवर कर रहा है। अगर स्कोप में वो कह देता है वर्ल्ड वाइड, तो मतलब ये लॉ पूरी दुनिया पर एप्लीकेबल होगा। अगर वो स्कोप में कह देता है कि सिर्फ पंजाब, मतलब ये कि जो लॉ बन रहा है, अगर जो भी चीजें लिखी हुई होंगी इस लॉ के अंदर, चाहे 200 पेज का है चाहे 300 पेज का है, वो आपका सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो स्कोप पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी मतलब बेस स्टार्ट करता है कि इसमें चीजें कौन कौन सी कवर्ड हैं, कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन इसमें कवर हो रही है आपकी, हम सारा कुछ देखेंगे। जो आपका इनकम टैक्स का सिलेबस है, आपका चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है, आपका चैप्टर 16 तक जाता है। जो चैप्टर 4 है ये आपकी बेस बनाता है इनकम टैक्स की। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स में की बेसिक्स हैं। अगर आप वो नहीं समझते, अगर आप वो अच्छी तरह से नहीं अंडरस्टैंड करते, आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप नहीं होते, तो आपको जो बाद में आने वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 16 तक, उनमें आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। ठीक है, चलें जी, हम अब अपना जो चैप्टर 4 है, जो यहाँ से हमारा इनकम इनकम टैक्स स्टार्ट हो रहा है, वहां से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 4 में क्या लिखता है आप देखें तो वो कहता है कि स्कोप ऑफ टैक्स। ये देखिए, स्कोप ऑफ टैक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ टैक्स से। अब देखें स्कोप ऑफ टैक्स में जो बातें वो लिखेगा, बाकी जो चैप्टर 4 आपका है वो इसी चीज को एड्रेस कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिसमें वो कह रहा होगा स्कोप में क्या क्या चीजें कवर हैं, जो जो बातें वो स्कोप में करेगा बाकी पूरे चैप्टर में वही चीजें डिस्कस्ड होंगी। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि स्कोप ऑफ टैक्स में क्या चीजें कवर होती हैं। अब स्कोप ऑफ टैक्स में वो कहता है, जो आपका सेक्शन नंबर 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें वो कहता है इनकम टैक्स। आपको मैं बताया इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम का वो वाला पोर्शन जो मैंने गवर्नमेंट को जमा करवाना है, वो क्या इनकम टैक्स है। शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। पहली बात आ गई है टैक्स ईयर। आज तक आपने पढ़ा होगा ईयर या कैलेंडर ईयर। ईयर क्या होते हैं, पीरियड ऑफ 12 मंथ। कैलेंडर ईयर क्या होता है, ऐसा पीरियड ऑफ 12 मंथ जो जनवरी 1 से स्टार्ट हो एंड दिसंबर 31 पे एंड हो रहा हो आपका। लेकिन यहां पर उसने टर्म यूज किया है टैक्स ईयर। जहां पर आपका लॉ कोई ऐसा न्यू टर्म यूज करेगा तो वो उसको डिफाइन करेगा। अगर कोई कॉमन टर्म भी वो यूज कर रहा है अपने लॉ के अंदर, तो वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। वो उसको या तो स्पेसिफिकली लॉ में डिफाइन कर देगा, जो मैंने टर्म यूज की है उसका इस लॉ के लिए क्या मतलब है। तो अगर वो स्पेसिफिकली डिफाइन कर देता है तो उस लॉ के लिए उस टर्म के वही मीनिंग लिए जाएंगे। अगर वो स्पेसिफिकली एक टर्म को डिफाइन नहीं करता तो उस केस में उस टर्म के जो जनरल मीनिंग है, जो जनरल डिक्शनरी में जो मीनिंग होंगे, वो क्या होंगे, उस लॉ में वही कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन। पर्सन मीन इंडिविजुअल, जो जनरल मीनिंग है पर्सन की क्या है, इंडिविजुअल है, फीमेल है, मेल है। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अब यहां पर अगर वो पर्सन के डेफिनेशन सेपरेट नहीं देता तो जो जनरल मीनिंग होंगे पर्सन के वो क्या होंगे, इंडिविजुअल।
ठीक है। अगर वो पर्सन को स्पेसिफिकली डिफाइन कर देता है तो फिर पर्सन के इस लॉ के लिए, टैक्स के लिए वही मीनिंग होंगे जो उसने डेफिनेशन में डाल दिए हैं। हम आगे देखेंगे उसने किस तरह से डिफाइन किया है। एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम। इनकम का तो हमें पता है कि अगर मैं एक सैलरी मुझे मिल रही है वो मेरी इनकम है। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है 1 लाख की, बेच दी मैंने 1.5 लाख की, जो 50 हजार का जो मुझे प्रॉफिट ऊपर आ रहा है वो मेरी इनकम है। अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है मैंने रेंट पर दे दी है, वही मुझे रेंट मिल रहा है, वो क्या है, मेरी इनकम। ठीक है। अब इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क है ये भी हम देखेंगे। अब इनकम के क्या जनरल मीनिंग जो भी आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन यहां पर लॉ ने इनकम को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया। इनकम की मेरे टैक्स, इनकम टैक्स के लिए पाकिस्तान में इनकम के क्या मीनिंग है। अगर कोई चीज इस डेफिनेशन की, इनकम की डेफिनेशन में मीट फॉल कर रही है तो आपने उस पर क्या देना है, टैक्स पे करना है। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे चलकर कि इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं जो लॉ ने इंक्लूड कर दी हैं। फिर हम इनकम के बाद देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है। इनकम तो इनकम है। अब इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस है। इसमें किस चीज का डिफरेंस है हम ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, आपको मैंने बताया था कि आप, गवर्नमेंट कहती है आपने अपनी इनकम का सर्टन पोर्शन मुझे देना है, 1%, 2%, 3%। अब अगर वो इस चीज को ओपन छोड़ देती कि जो पर्सन है वो अपनी डिस्क्रिशन पे मुझे क्या कर सकता है, टैक्स पे कर सकता है, तो मैं कितना पे करता, 0.0000001%। क्योंकि मेरे पैसे मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं। इसलिए इस चीज को कवर करने के लिए, पर्सन को पाबंद करने के लिए आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ITO, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इन्होंने टैक्स के रेट्स डिफाइन कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके एक पर्सन है उसकी पूरे साल की जो इनकम है वो 10 लाख है, तो उसने उस पर 5% टैक्स देना है जी, फॉर एग्जाम्पल। अगर एक पर्सन की इनकम 20 लाख है, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, तो वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। कितना पे करेगा, 15% पे करेगा। अगर एक पर्सन जिसकी पूरे साल की इनकम है 1 करोड़ रुपए, वो उस पर कितना टैक्स पे करेगा, 30% टैक्स पे करेगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उन्होंने इसी तरह रेंजेस बनाकर, डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर, क्लासेस बनाकर रेट्स डिफाइन कर दिए हैं हर इनकम की क्लास के लिए। ठीक है। अब यहां पर आप देखें, सिर्फ स्कोप पढ़ के मुझे क्या लग रहा है कि दुनिया के हर पर्सन ने अपनी इनकम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ये था स्कोप, मींस के इसमें पूरी दुनिया की चीजें कवर हो रही। ये लाइन पढ़ के इतना ही लग रहा है। अब आगे जाते जाएंगे तो लॉ ने हर चीज को फर्दर क्या क्लियर करता जा रहा है। लॉ स्पेसिफिकली बताता जा रहा है कि जो मैंने पर्सन वर्ड यूज किया है उसके क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है। क्या इस पर्सन का मतलब दुनिया के सारे इंडिविजुअल्स हैं। अगर मैं यही कंसिडर करूं कि पर्सन के मीनिंग्स क्या है, ओनली इंडिविजुअल्स, तो जो मेरे पास कंपनीज हैं या मेरे पास जो पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, वो उनकी इनकम का टैक्स किधर गया। वो भी तो इनकम दान कर रही है यहाँ पर। अब ज्यादातर आपकी कंपनी कितने के रेवेन्यूज होते हैं, बिलियंस के रेवेन्यू होते हैं, उनकी जो अर्निंग्स होती है वो भी बिलियंस में होती हैं। उन्होंने उन पर भी टैक्स लेने चार्ज हो रहा होता है। तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब वो यही कह रहा है कि आगे जाने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कि व्हाट इज ए टैक्स ईयर, व्हाट इज ए टैक्सेबल इनकम, एंड आपने उसको किस तरह से क्या करना है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। हु इज पर्सन, क्या पर्सन जो इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है वो वाला, या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया है वो वाला। व्हाट आर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, हमने देखना है कि किस इनकम पे कितना टैक्स रेट अप्लाई होना है, हम सारा कुछ देखेंगे। ये कोई तकरीबन आपका 800 पेजेस का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। उस सारे में इन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं। इंशाल्लाह आप जब बड़े होंगे CFAP 6 पढ़ेंगे, सॉरी CFAP 5 है, टैक्स प्रैक्टिस एंड प्लानिंग एडवांस टैक्स, वहां पर आप काफी कुछ सीखते हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे और ज्यादा सीखेंगे। लेकिन अभी जो हमने सिर्फ कैफ 2 के लिए सीखना है, पेपर पास करने के लिए 100 में से 50 एटलीस्ट, एंड साथ में मेरिट लेने के लिए अगर आप चाहें तो आपका मेरिट आ सकता है, हमने वो कवर करना है। तो ये हम अब जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो ऊपर टर्म यूज उसने की थी टैक्स ईयर। अब हम यहां पर आ गए हैं कि टैक्स ईयर क्या है जी।
टैक्स ईयर क्या है? यहां पर आते हैं ईयर, कहते हैं पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर का मतलब ही यही है कि ऐसा ईयर जिसमें 12 मंथ का पीरियड हो। 12 मंथ के पीरियड को हम क्या कहते हैं? ईयर भी कहते हैं, टैक्स ईयर भी कहते हैं। लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं होती। टैक्स ईयर को आपका जो लॉ है वो फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कैटेगरी 1 नॉर्मल टैक्स ईयर, सेकंड स्पेशल टैक्स ईयर, थर्ड इज आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कोई चीज अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो काइंडली उसके लिए एडवांस में माजरत, चीजें ऊपर नीचे हो जाती होती हैं, ठीक है। ये आपके हैं 3 टाइप्स हैं आपके टैक्स ईयर्स की। अब हम सारों को वन बाई वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स के नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, ठीक है, और आपका जो है स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, एंड जो आपका है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर वो क्या है। हम सारे वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जब हम डिस्कस करते हैं आपका नॉर्मल टैक्स ईयर, ये क्या है? ए पीरियड ऑफ 12 मंथ that ends on June 30। मतलब क्या हुआ? ऐसा 12 मंथ का पीरियड जिसकी जो एंडिंग डेट है 30 जून हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि कैलेंडर ईयर एंड टैक्स ईयर में डिफरेंस है, ठीक है। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? ऐसा टैक्स ईयर, ऐसा 12 मंथ का पीरियड जिसकी जो एंडिंग डेट है वो आपकी जून 30 है, 30 जून है, ठीक है। अब पहली बात ये थी डेफिनेशन, बिल्कुल आसान सी बात थी। एक ऐसा 12 मंथ का पीरियड जो जून 30 पे खत्म हो रहा है उसको उन्होंने नाम दे दिया है नॉर्मल टैक्स ईयर। मतलब क्या हुआ? जुलाई 1 2022 से लेकर जून 30 2023 तक का जो 12 मंथ का पीरियड है, 12 मंथ का, इसको उन्होंने नाम दे दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है नॉर्मल टैक्स ईयर। क्योंकि ईयर क्या है? पीरियड ऑफ 12 मंथ। अगर मैं कहता हूं कि यार जो पीरियड मतलब 12 मंथ का पीरियड अगर 30 अप्रैल को एंड हो रहा है वो होगा ऑर्डिनरी टैक्स ईयर, मिसाल के तौर पर। अब जिस मैंने एक 12 मंथ का पीरियड जिसकी एंडिंग डेट 30 अप्रैल है उसको एक मैंने नाम दे दिया। तो सिंपल सी बात है, ए पीरियड ऑफ 12 मंथ जो 30 जून पर एंड होता है उसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। अब यहां पर जो एक चीज रह गई है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट होता है जनवरी 1 2022 से लेकर दिसंबर 31 2023 22 तक, उसको हम कहते हैं कि हम अभी कौन से ईयर में हैं? 2022 में है। लेकिन जब हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करते हैं तो इसका जो 6 मंथ है, अगर हम इसके अगर मैं ये एग्जांपल लूं, ये वाली, इसके जो 6 मंथ हैं ये आ रहे हैं 2022 में। जो दूसरे 6 मंथ इसके हैं वो आपके आ रहे हैं 2023 में, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने बात करनी है यकम जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 वाले टैक्स पीरियड के लिए, नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए, तो मुझे अब ये तो नहीं बोलूंगा कि यार जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यकम जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप मुझे वो दिखाएं। मतलब ये फॉर्मल नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने
एक तरीका बता दिया है कि आपने किसी रेलेवेंट टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर के बारे में बात करनी हो, अगर आप इस तरह से उसको नाम दे दें। अगर मैं वैसे बात करूं, कैलेंडर ईयर की बात करूं, आपसे मैं कहता हूं यार आप मुझे 2021 की जो आपकी अकाउंट्स है ना, आप मुझे वो शेयर करें, वो दिखाएं। जब आप मुझे अपनी 2021 की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, आपके माइंड में फौरन आ जाएगा कि ये मुझसे मुझे कह रहा है मुझे जनवरी 1 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जो बैंक स्टेटमेंट है मैं इसको दूं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने बता दिया है कि आपने किस नॉर्मल टैक्स ईयर को किस तरह से नाम देना है। उन्होंने एक तरीका बता दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है, पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो जिसकी एंडिंग डेट क्या होती है, 30 जून होती है, और आपने उसको किस नाम से डिनोट करना है, नेम। इंपॉर्टेंट बात, किस नेम से हमने उसको पुकारना है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जिस कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर कौन सा है, 2023, जिस कैलेंडर ईयर में एंडिंग डेट फॉल कर रही हो उस नाम से आपने क्या करना है, उस ईयर को पुकारना है। जैसे कि अब जो ये वाला नॉर्मल टैक्स ईयर है, ये वाला जुलाई 22 से लेकर जून 2023 तक, इसकी जो एंडिंग डेट है ये फॉल कर रही है कैलेंडर ईयर 2023 में। तो इस नॉर्मल टैक्स ईयर को मैं कहूंगा, जो मेरा जुलाई 2022 से जून 2023 वाला जो मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर है, इसको मैं कहूंगा टैक्स ईयर 2023। क्लियर, क्योंकि इसकी जो एंडिंग डेट है ये फॉल कर रही है आपकी जून 2023 में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे, फॉर मिसाल के तौर पर, मुझे नोटिस आता है एफबीआर की तरफ से, कमिश्नर भेजता है कि जनाब तैफूर साहब आप अपना जो है टैक्स ईयर 2015 का सारा रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आ जाए। हमने उसकी मतलब ऑडिट करना है या सारी कुछ चेक करनी है, क्या आपने जो चीज क्लेम की हुई है वो ठीक है कि नहीं है। अब जब वो सिर्फ इतना लिखता है, तो अगर मुझे टैक्स का नॉलेज है, मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर का पता है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये कह रहा है कि आप जक्कम जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 2015 तक का रिकॉर्ड ले आए। मुझे कैसे पता चला? उसने बोला है टैक्स ईयर 2015। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो 2015 जो मैंने नाम देना नॉर्मल टैक्स ईयर को, उस ईयर से नाम देना है जिसमें एंडिंग डेट जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही हो। अब जो कैलेंडर ईयर है वो है 2015 जिसमें एंडिंग डेट फॉल कर रही है, तो ये क्या हो गया, टैक्स ईयर 2015 हो गया। इसी तरह यकम जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 जो है, इसको मैं क्या बोलूंगा, बताएं क्या बोलूंगा? जी बिल्कुल, टैक्स ईयर 2019 बोल। क्यों? इसमें जो मेरी एंडिंग डेट है वो फॉल कर रही है कैलेंडर ईयर 2019 में, तो टैक्स ईयर 2019 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ये आपकी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी। जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी है स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर, अब ये क्या है? इसकी बिल्कुल आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन है, पीरियड ऑफ 12 मंथ whose ending date is other than जून 30। क्लियर? हमने नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ा, उसमें हमने कहा कि पीरियड ऑफ 12 मंथ जिसमें जो एंडिंग डेट है जून 30 हो, वो क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। अब स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? ऐसा 12 मंथ का पीरियड। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? ये भी 12 मंथ का पीरियड है, लेकिन जिसमें एंडिंग डेट है
वो अदर देन जून 30 है। मीन स्पेशल टैक्स ईयर के केस में मेरा ईयर कब एंड हो सकता है? जनवरी 31 पे भी एंड हो सकता है, फरवरी 28 पे भी एंड हो सकता है, मार्च 31 पे भी एंड हो सकता है, अप्रैल 30 पे भी एंड हो सकता है, मई 31 पे भी एंड हो सकता है। जून पे एंड नहीं हो सकता, जुलाई 31 पे एंड हो सकता है। पीरियड ऑफ 12 मंथ अदर देन जून 30, ठीक है, 31 पे हो सकता है, सितंबर 30 पे भी एंड हो सकता है, अक्टूबर 31 पे भी एंड हो सकता है, नवंबर 30 पे भी एंड हो सकता है, एंड दिसंबर 31 पे भी एंड हो सकता है। देखिए पीरियड ऑफ 12 मंथ है जिसकी एंडिंग डेट जून 30 के अलावा कोई और हो, वो आपका क्या है? नॉर स्पेशल टैक्स ईयर है। अगर जनवरी 31 पे ये एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? February 1 पे। पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है, एंडिंग डेट इज अदर देन जून 30, वो क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर है। अगर ये एंड हो रहा है फरवरी 8 पे, स्टार्ट कब हुआ होगा? मार्च 1 पे। अगर मार्च 31 पे ये एंड हो रहा है तो ये कब स्टार्ट हुआ होगा? अप्रैल 1 पे। ये स्टार्ट हुआ होगा मई 1 पे। ये स्टार्ट हुआ होगा जून 1 पे। अब आपको पता है कि जो पीरियड है जुलाई टू जून वाला, वो कौन सा है? नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल टैक्स ईयर है, तो वो स्पेशल वाले में फॉल नहीं करेगा। अगर एंडिंग डेट आपकी है 31 जुलाई, तो कब स्टार्ट हुआ होगा ये? अगस्त 1 पे। ये स्टार्ट हुआ होगा सितंबर 1 पे। ये स्टार्ट हुआ होगा अक्टूबर 1 पे, एंड ये नवंबर पे। ये आपका हुआ होगा दिसंबर 1 पे। ये आपका हुआ होगा जनवरी 1 पे। क्लियर? ये आपका है स्पेशल टैक्स ईयर। पीरियड ऑफ 12 मंथ जिसकी एंडिंग डेट 30 जून के अलावा बाकी पूरे 365 दिनों में कोई भी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर्स कहते हैं। ठीक है, अब फिर वही मसला, अब नॉर्मल टैक्स ईयर को हमने किस नाम से पुकारना है? उस नाम से पुकारना है जिसमें जिस कैलेंडर ईयर में जून 30 फॉल कर रही है उसको हमने पुकारना है, उस ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर को पुकारना है। अब स्पेशल टैक्स ईयर को हमने किस नाम से पुकारना है? ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं नहीं कह सकता कि जो मेरी जून 30 है वो जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मेरी है वो डिफरेंट में भी फॉल कर सकती है। तो यहां पर जो रूल है वो ये है, समझना इस बात को। हाँ जी, अब हम नाम देने लगे हैं, नामकरण, ठीक है जी, इसको हम रेड में ले आते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में कहा गया है, ये आपको सारा कुछ लॉ ने बताया है, ठीक है, उन्होंने लॉ में एक एक चीज डिफाइन कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर स्पेशल टैक्स ईयर हुआ, अगर स्पेशल टैक्स ईयर हुआ तो आपने किस तरह से नाम देना है। मैं मिसाल ले लेता हूं कि मेरा जो स्पेशल टैक्स ईयर है वो है जनवरी 1 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। पीरियड ऑफ 12 मंथ, एंडिंग डेट क्या है? अदर देन जून 30 है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर हो जाएगा। अब मैंने इसको किस नाम से पुकारना है? मैंने इसको पुकारना है, रूल पढ़ें, लॉ कहता है स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो, आपने उस नाम से पुकारना है स्पेशल टैक्स ईयर। दोबारा सुने, लॉ कहता है कि स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट, स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो,
आपने स्पेशल टैक्स ईयर को उस नाम से पुकारना है। अब ये जो 31 दिसंबर 2020 है, ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, चलें देखते हैं। जी ये देखें, ये आपकी डेट क्या है, 31 दिसंबर 2020। आपका जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होता है जुलाई जून। तो अगर 31 दिसंबर 2020 है तो मतलब ये हुआ, ये है जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा बनता है जिसमें ये फॉल कर रहा है? नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम है टैक्स ईयर 2021, क्योंकि जो नॉर्मल टैक्स ईयर की जो एंडिंग डेट है वो किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है? 2021 में फॉल कर रही है। तो स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में लॉ क्या कहता है कि स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2021। स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो, आपने स्पेशल टैक्स ईयर को उस नाम से पुकारना है। मतलब क्या हुआ, ये जो पीरियड ऑफ 12 मंथ है स्पेशल टैक्स ईयर, इसको मैं कहूंगा टैक्स ईयर 2021। ठीक है, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो पीरियड ऑफ 12 मंथ है वो कौन से टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। तो फिर मेरे मेरे इनकम के ऊपर उसी टैक्स ईयर के रूल्स अप्लाई होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जो चैप्टर 4 है इसमें जो स्कोप में कुछ बातें लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो पढ़ा, स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ा है, हमने नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ा है। अब हम स्पेशल टैक्स ईयर को नाम देने की कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं कहता हूं मेरा जो स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग डेट है मेरे पास अप्रैल 1 2017। तो एंडिंग डेट क्या होगी? मार्च 31 2018। ठीक है, जीएस स्पेशल टैक्स ईयर। अब मैंने देखना है, इसको मैंने नाम देना है। क्या रूल था? स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, उस नाम से पुकारेंगे। अब ये जो एंडिंग डेट है ये किस में फॉल कर रही है? ये फॉल कर रही है जुलाई 17 से लेकर जून 18। तो ये कौन सा टैक्स ईयर हुआ? नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा हुआ? टैक्स ईयर 2018। ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। ठीक, सॉरी, ये कौन सा टैक्स ईयर हो गया? ये आपका हो गया टैक्स ईयर 2018। तो जो मेरी स्पेशल टैक्स ईयर की जो एंडिंग डेट है वो फॉल कर रही है टैक्स ईयर 2018 में। इसको मैं किस नाम से डिनोट करूंगा? टैक्स ईयर 2018। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं, जो 11 पॉसिबल स्पेशल टैक्स ईयर हैं मैं आपको वो करके यहां बता देता हूं, क्योंकि इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता होता है जिसमें वो आपसे पूछता है कि ये जो ये पीरियड है वो स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बता देता है और कहते हैं आप मुझे बताएं कि ये इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा। सबसे पहले कौन सा होगा जी? आपका जनवरी 1 2000, जो भी हो सकता है। मैं कहता हूं अब क्योंकि हम अभी 2022 में चल रहे हैं, मैं कहता हूं 2021 कर लेते हैं। ठीक है, टू 31 दिसंबर 2021, ये है मेरा टैक्स ईयर 2022। क्यों टैक्स ईयर 2022 है? क्योंकि इसकी जो एंडिंग डेट है ये फॉल कर रही है कौन से पीरियड में? जुलाई 21 से लेकर जून 22 वाले पीरियड में। तो नॉर्मल टैक्स ईयर मेरा कौन सा बनता है? टैक्स ईयर 2022।
तो जो मेरा रूल है स्पेशल टैक्स ईयर का वो यही है कि ऐसा स्पेशल टैक्स ईयर की जो एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही होगी उस नाम से मैं डिनोट करूंगा। जो नेक्स्ट पॉसिबल पीरियड हो सकता है स्पेशल टैक्स ईयर में वो हो सकता है फरवरी 2021 से लेकर जनवरी 31 2022। ये कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर है? ये भी स्पेशल टैक्स ईयर 2022 है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंडिंग डेट है जनवरी 31 2022, ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? जून 2022 के से पहले फॉल कर रही है तो टैक्स 2022 हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट है वो है मार्च 1 2021 से लेकर फरवरी 28 2022 तक। ये भी आपका है टैक्स ईयर 2022। फिर नेक्स्ट आपका पॉसिबिलिटी है अप्रैल 1 से लेकर 2021 से लेकर 31 मार्च 22। ये भी आपका है टैक्स ईयर 2022। इस आप जो स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2022 से डिनोट करेंगे। ये जो 11 पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक दो आपके पेपर में आ सकते हैं, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए। आपको मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दी है। अब आपको मैं क्रैमिंग का ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि अगर आपको समझ कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये चीज क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? मई 1 से लेकर 2021 से लेकर अप्रैल 30 2022। तो ये फॉल कर रहा है बिफोर जून 2022 में, क्योंकि हमारा जो टैक्स खत्म होगा नॉर्मल जून 2022 में खत्म होगा, ठीक है। तो मैं उसको किस नाम से डिनोट करूंगा? टैक्स ईयर 22 से डिनोट करूंगा। अभी एक ट्विस्ट आएगा। आगे जो मेरे पास स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है जून 21 से लेकर मई 31 2022 तक। कौन सा टैक्स ईयर है जी? 2022। जो नेक्स्ट स्पेशल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा जुलाई से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। जुलाई से जून वाला जो टैक्स ईयर है वो क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर है। हम बात कर रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। तो ये होगा आपका अगस्त 1 से लेकर जुलाई 31 2022। अब ये टैक्स ईयर कौन सा है? ये है टैक्स ईयर 2023। अब ये देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सारों की एंडिंग डेट फॉल कर रही है 2022 में, इसकी भी। तो जहां तक 2022 है यहां से 2023 हो गया, क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हमने क्या रूल पढ़ा था कि स्पेशल टैक्स ईयर को आपने किस नाम से डिनोट करना है? स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही हो आपने उस नॉर्मल टैक्स ईयर के नाम से क्या करना है, उसको डिनोट करना है। अब यहां पर जब जुलाई में बात आई तो जुलाई 2023 से सॉरी 2022 से नया नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट हो गया है, जो कब एंड होना है? जून 2023 में एंड होना है। तो इस नॉर्मल टैक्स ईयर का क्या नाम हुआ? टैक्स ईयर 2023। इसीलिए जो मेरा ये स्पेशल टैक्स ईयर है जो जुलाई 31 पे एंड हो रहा है ये भी किस नाम से पुकारा जाएगा? ये टैक्स ईयर 2023 के नाम से पुकारा जाएगा। और इस पर सारे वही रूल्स वही लॉज अप्लाई होंगे, वही कंडीशन अप्लाई होंगी जो टैक्स 2023 में लिखी हुई है। आपको समझ आ जाएगी आगे, जब आगे चलेंगे वो किस तरह अप्लाई होंगी हम देख लेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए अब नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, अब ये हम सीक्वेंस में चल रहे थे। अब जो नेक्स्ट ये अगस्त से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट स्टार्ट होगा सितंबर 1 से 21 से लेकर ये आपका अगस्त 31 2022 पे एंड होगा। ये भी आपका टैक्स ईयर 23 है, ठीक है। ये आपका अक्टूबर 1 से स्टार्ट होगा और ये आपका एंड होगा सितंबर 30 22 पे। ये भी आपका टैक्स ईयर 2023 ही है। फिर आपका स्टार्ट होगा नवंबर 1 21 से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 31 22 पे एंड होगा। ये आपका टैक्स ईयर 2023 है। फिर आपका स्टार्ट होगा दिसंबर 1 2021 से एंड होगा नवंबर
30/2022 पे, इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2023। ठीक है जी। ये पॉसिबल जो आपके स्पेशल टैक्स ईयर्स हैं, ठीक है, जो आप के पेपर में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल एमसीक्यू में भी आ सकता है अगर वो एमसीक्यू वो पूछता है तो। और अगर वो पूछता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का, आप उसमें ये एड्रेस कर सकते हैं, पर बाजी नोट कर लें। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये हम 2 चीजें कवर होगी, हम इसे आगे चलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हर पर्सन का टैक्स ईयर होगा वो होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। ये बाय डिफॉल्ट हर बंदे के नॉर्मल टैक्स ईयर है। अगर किसी पर्सन ने स्पेशल टैक्स ईयर क्या करवाना है, अडॉप्ट करना है, तो उस केस में वो क्या करेगा, एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, ठीक है, जो आपका इदारा है जो टैक्सेस को डील करता है, जो कलेक्शन करता है, वो सारी मतलब उसको ओवरलुक करता है, वो एफबीआर से परमिशन लेगा कि जनाब मेरा जो बिजनेस है उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए आप मुझे अलाउ करें कोई टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, जुलाई से जून, जो 12 मंथ का पीरियड है वो क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। मैं कहता हूं हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, क्योंकि आपको पता है शुगर इंडस्ट्री में जो आपकी शुगर केन है वो आपका नॉर्मली जो कास्ट होता है, जो उसकी मतलब प्रोडक्ट आती है मार्केट में, वो आपकी आती है सितंबर में। ठीक है। तो जो शुगर मिल्स पे चलती हैं वो चलती हैं आपकी नॉर्मली अक्टूबर से लेकर मार्च तक या फरवरी तक, फिर गन्ना खत्म हो जाता है, फिर 4-5 महीने 4-6 महीने वो बंद रहती हैं। इसलिए जो आपका एफबीआर है उन्होंने इनको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया हुआ लॉ में। वो क्या है, वो है 1 अक्टूबर से लेकर सितंबर 30 तक। ये क्या स्पेशल टैक्स किसको अलाउ किया गया है, शुगर इंडस्ट्री को अलाउ किया गया है। इसी तरह आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, उसको अलाउ किया गया है स्पेशल टैक्स ईयर जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31। ये 12 मंथ का पीरियड है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि अगर मैं टैक्स ईयर मैंने चेंज करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, रूल्स क्या है, लॉ में उन्होंने बता दिए। लॉ का मकसद यही है कि आपने हर चीज प्रॉपरली गाइड कर देनी है, एक एक चीज बता देनी है कि आपने इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है। तो लॉ ने उन्होंने बता दिया है कि अगर आपने टैक्स ईयर चेंज करवाना है तो आप किस तरह से चेंज करवा सकते हैं। चलें पढ़ते हैं जी। इसके बाद थोड़ा हम जो हमारा थर्ड है टैक्स ईयर टाइप है जो है ट्रांजिशनल, वो इस चेंज के बाद आपको समझ आएगी। पहले हम पढ़ते हैं कि चेंज किस तरह से हमने करवानी है। जी, पहले हम बुक वाला पढ़ते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है। नॉर्मल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th day of June and is denoted by the calendar year in which the said date falls। मीन जो 30 जून जिस कैलेंडर ईयर में फॉल हो रही होगी उसको हम उसी नाम से पुकारेंगे। हम ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर क्या है स्पेशल टैक्स ईयर, वेयर ए पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, आपकी जो बैंक है, आपकी इसमें आज जो आपकी कंपनी ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट राइस करती हैं, राइस एक्सपोर्ट करती हैं, वो भी उनको भी आपने जो लॉ है उसने ये वाला अलाउ किया है स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, ये वाला ये तीनों स्पेशल टैक्स ईयर हैं, क्योंकि इनकी जो इनकम ईयर है वो डिफरेंट है नॉर्मल टैक्स ईयर से। ठीक है। और वेयर बाई एन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ये कमिश्नर का ऑर्डर, एफबीआर का ऑर्डर, ए पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर। कमिश्नर एक एफबीआर का ऑफिसर है, ये सीएसपी होते हैं। इसका जो स्केल होता है वो होता है 20th। नॉर्मली 20 की जो 20वां स्केल का जो एफबीआर में ऑफिसर होते हैं उसको कमिश्नर कहते हैं। कमिश्नर टू यूज ए 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। मतलब क्या हुआ, नॉर्मल टैक्स ईयर में था कि जिसकी एंडिंग डेट 30 जून पे फॉल कर रही है वो क्या है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। वो यहां पर कह रहा है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, मतलब जिसकी जो एंडिंग डेट है 30 जून नहीं है, कोई और है, वो आपका क्या होगा, स्पेशल टैक्स ईयर हो जाएगा। अब आगे वो बता रहे हैं कि आपने डिनोट किस नाम से करना है। सच इनकम ईयर और सच स्पेस पीरियड
shall be that person's special tax year, हम पढ़ चुके हैं, and shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year। ठीक है, कैलेंडर, ये हम थोड़ा मुश्किल वर्ड यूज कर रहा है, आपको मैंने बड़े आसान वर्ड में बताया था। by the calendar year relevant to the normal tax year in which closing date of special tax year falls। यहां पर बात कर रहा है कि कैलेंडर ईयर, जो नॉर्मल टैक्स ईयर वाला कैलेंडर ईयर हम देखेंगे। ठीक है, जिस तरह मेरे को एग्जांपल जहां पर दिए हैं, अब यहां पर देखें, यहां अगस्त जुलाई 22, जुलाई 22 जो एक्चुअली में कैलेंडर ईयर में जो एंडिंग फॉल कर रही है वो है 2022, लेकिन मैं इसको डिनोट कर रहा हूं 2023 से। मैंने देखनी है कैलेंडर ईयर कौन सा वाला, किस किस के हिसाब से, नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से। ये जो एंडिंग डेट फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में, जुलाई 22 से जून 2023। और नॉर्मल टैक्स ईयर वाला कैलेंडर ईयर कौन सा है, 2023 है। इस सीरीज को मैंने किस नाम से पुकारा है, टैक्स ईयर 2023 से पुकारा है। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। ये आपको क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर होता है। अब आगे वो स्टार्ट करता है कि अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। द बोर्ड हैज अथॉरिटी, बोर्ड मतलब एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही, ये यहां पर आके अभी पढ़ लेते हैं या आगे पढ़ें, ये बोर्ड, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। आपका एफबीआर ही है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ऑन द कमिटमेंट एंड ऑन द कमिटमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 thereof। उससे पहले क्योंकि ये वाला एक्ट था, उसके अंदर जो बोर्ड था वो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीबीआर। 2007 में उन्होंने नया एक्ट पास किया, लॉ बनाया, उसमें उन्होंने बोर्ड का नाम क्या रख दिया, एफबीआर कर दिया। तो बोर्ड का मतलब क्या है आपका, एफबीआर ही है। दोबारा चले जाते हैं टैक्स ईयर में जी। बोर्ड के पास अथॉरिटी है टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मीन मैं, आप, कंपनी, एओपी, जो बंदा टैक्स जिसने पे करना है, जो लायबल टू पे टैक्स है, वो क्या है, टैक्स पेयर है। अब यहां पर क्योंकि बोर्ड ने एक क्लास ऑफ बिजनेसेस, कंपनीज को, शुगर मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी इंडस्ट्री है, उनको बोर्ड ने अथॉरिटी है कि अलाउ कर सकते हैं, और उन्होंने अलाउ कर भी दिया। जी वैसे बात लिखी हुई है, ये आपने, ये वाला पैरा आपने याद नहीं करना, बस वैसे पढ़ लेना है, याद नहीं करना। यहां से है प्रोसीजर चेंज, ये आपने याद भी करना है, आपने समझना भी है। ए पर्सन यूजिंग स्पेशल टैक्स ईयर may apply in writing to the commissioner। A person using special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year, and the commissioner may by an order allow him to use normal tax year। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री थी एक बंदे की, शुगर कंपनी थी, उसका टैक्स ईयर कौन सा था, स्पेशल टैक्स ईयर था। कौन सा स्पेशल टैक्स ईयर, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक वाला 12 मंथ का पीरियड। अब उसने अपनी जो बिजनेस नेचर है वो चेंज कर ली है, अब उसने शुगर प्लांट खत्म कर दिया है, अब वो शिफ्ट हो गया है नॉर्मल बिजनेस में, लाइक जो मतलब जिनको एफपीआर ने स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ नहीं किया हुआ। तो इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो क्या करेगा, आपके एफपीआर को, कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा कि कमिश्नर साहब मुझे अब आप स्पेशल टैक्स ईयर से निकाल के मुझे नॉर्मल टैक्स ईयर अलाउ कर देंगे। ये पहली बात। अब उसके बाद ये है कि मैंने अप्लाई करना है। अब कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर शेल ग्रांट परमिशन ओनली इफ द पर्सन हैज शोन ए कंपेलिंग नीड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर। अब यहां पर जो बुक लिखने वाला था,
वो थोड़ा सा चीजों को मिक्स कर गया है। मैं यहाँ पर आपको सादा अल्फाज में बता देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है वो, यहाँ पे आ जाएंगे। पर्पस क्या है हमारा? चेंज इन टैक्स ईयर। दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर से मैंने चेंज करवा के आना है स्पेशल टैक्स ईयर में, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैंने स्पेशल टैक्स ईयर मेरे पास था, मैंने आना है नॉर्मल टैक्स ईयर में। दो पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज में आपको क्या प्रोसीजर है? आप कमिश्नर को क्या देंगे? रिटर्न एप्लीकेशन देंगे। किसको? कमिश्नर को, ठीक है। अब कमिश्नर को जब आप रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, उसमें आप सारी रीजंस देंगे, मतलब जो ग्राउंड होती हैं कि हाँ जी ये वजूहत हैं, ये रीजंस हैं, काइंडली मुझे अब क्या कर दें, ये वाला टैक्स ईयर अलाउ कर दें। अगर कमिश्नर को लगता है कि जो आपने रीजन दिए हैं वो रीजनेबल हैं, ठीक है, और आपको एक्चुअली में अगर मैं चेंज अलाउ नहीं करता तो जो एक आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपकी जो बिजनेस की जो नेचर है वो नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट है, या जो बिजनेस की नेचर अब नॉर्मल टैक्स ईयर में आ गई है, तो वो आपको कमिश्नर परमिशन दे सकता है, मे परमिट, ठीक है। अब वो आपको परमिशन दे देगा। अब परमिशन देने के बाद कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि वो आपको जो ये परमिशन है वो दोबारा विड्रॉ भी कर सकता है। उसको बाद में लगे कि यार नहीं इसने मतलब अब इसकी बिजनेस नेचर चेंज हो गई है, वो परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन विड्रॉ करने से पहले वो आपको एक नोटिस भेजेगा, उसमें कहेगा कि जनाब ये मेरे पास रीजन हैं, ठीक है, इन रीजन की वजह से मैं आप जो मैंने परमिशन दी थी मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, जो मैंने परमिशन दी थी मैं विड्रॉ करना चाहता हूं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरे पास आए फिजिकली या पर्सनली, ठीक है, और या आप दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे रिटर्न रिप्लाई करके बताएं कि मैं ये जो परमिशन है विड्रॉ क्यों ना करूं। मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यहां पर आपको दी जाती है कि जनाब आपके पास मौका है, आए और अपने केस को जस्टिफाई करें और मुझे कन्विंस करें कि मैं ये परमिशन क्यों विड्रॉ ना करूं। आज दोबारा पढ़ते हैं। ए चेंज ऑफ टैक्स ईयर from normal to special tax year granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion, मतलब in commissioner's opinion, is it is no longer feasible but not unless the person has been provided an opportunity of being heard। वही बात जो मैंने बताई है कि अगर वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपनी परमिशन को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वो आपको बुलाएगा, कहेगा जनाब आओ और मुझे कन्विंस करो कि मैं अपनी परमिशन को क्यों विड्रॉ ना करूं। ठीक है जी, क्लियर। एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर shall take effect from such date being the first day of special tax year or the normal tax year as the case may be as may be specified in the order। अब ये बात जो पैराग्राफ है ये समझ आएगा तो आपको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी समझ आ जाएगा। जो थर्ड टाइप हमने नेक्स्ट पेज पे पढ़नी है, यहां पर लिखी हुई है, ये आपको समझ आने के लिए जरूरी है कि आपको ये पैराग्राफ समझ आए। चलें ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये बात समझ आ जाए। पहला केस, मैंने चेंज करवाना है नॉर्मल ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा? मींस आज डेट है, मैं कहता हूं कि मेरा जो डेट है आज, हम अज्यूम कर लेते हैं, वो है 25 जून 2022। मैं इस डेट को देता हूं एप्लीकेशन, ठीक है।
एप्लीकेशन देता हूं कि मेरा टैक्स ईयर चेंज करके वो कर दें 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर, ये ईयर छोड़ दें, मतलब जो मेरा पीरियड है उसकी स्टार्टिंग डेट हो जाए 1 अक्टूबर, ऑटोमेटिक एंडिंग डेट कौन सी हो जाए आपकी आपकी 30 सितंबर हो जाएगी, पीरियड ऑफ 12 मंथ को कवर करने के लिए। ठीक है, अब मैंने एप्लीकेशन दे दी। अब मैं अभी कौन से ईयर में हूं, मैं नॉर्मल टैक्स ईयर में हूं, जो कब एंड हो जाएगा 30 जून 2022 को क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अभी तक मेरे साथ हैं आप? ये पैराग्राफ लाजमी समझना है, ये समझ आएगा तो फिर हमें क्या समझ आएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर समझ आएगा। 25 जून आज की डेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आज आप एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब मेरा जो करंट टैक्स ईयर है वो नॉर्मल से चेंज करके स्पेशल कर दें। वो क्या है, अक्टूबर से लेकर सितंबर तक, मतलब ये 12 मंथ आप पीरियड इसको मुझे टैक्स ईयर को कन्वर्ट कर दें। जो मेरा करंट टैक्स ईयर है जिसमें मैं काम कर रहा हूं वो नॉर्मल टैक्स ईयर है, वो कब एंड हो जाना है, 30 जून 22 पे एंड हो जाना है। अब मुझे कमिश्नर 29 जून को अलाउ कर देता है, ऑर्डर कर देता है कि जी आपको परमिशन ग्रांटेड, किस चीज की परमिशन ग्रांट कर दी है कि अब मेरा जो टैक्स ईयर होगा वो अक्टूबर टू सितंबर होगा। तो अगर मैं आज ये अपने साल की बात करूं तो मेरा टैक्स ईयर जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर 2 अक्टूबर 22 से लेकर सितंबर 2023 तक होगा। अब देखें जी, ये अब आते हैं हम यहां पर, दोबारा पढ़ते हैं। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर shall take effect from such day being the first day of special tax year। जी ये इधर आ जाए, ऑर्डर कब पास किया उसने, 29 जून को। लॉ कह रहा है कि वो कब से एप्लीकेबल होगा, जो आपका स्पेशल टैक्स ईयर, अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में गए हैं तो जो स्पेशल टैक्स ईयर की पहली डेट है वो उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर, मीन 30 जून 2022 के बाद आपका यहां पर नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हो गया, उसके बाद आपने अपना टैक्स ईयर चेंज करवा लिया और आपको कमीशन ने परमिशन भी दे दी, और वो तो आपका जो नेक्स्ट टैक्स ईयर हो गया है वो हो गया स्पेशल टैक्स ईयर। ठीक है, टैक्स ईयर। तो अब आप जो उसके बाद आपका जो नई जो टैक्स ईयर होगा वो होगा अक्टूबर 1 22 से लेकर सितंबर 1 2023 30 23 एंड फिर ऑनवर्ड, फिर क्या हो जाएगा अक्टूबर 1 23 से लेकर सितंबर 24 तक, फिर अक्टूबर 24 से लेकर सितंबर 25 तक एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स ईयर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात कि ये जो बीच वाले 2 मंथ हैं, जुलाई 2022 एंड अगस्त 2022, ये अब किसी टैक्स ईयर में फॉल नहीं कर रहे, ना स्पेशल में फॉल कर रहे हैं ना नॉर्मल में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल मेरा खत्म हो गया 30 जून 22 पे। अब नया टैक्स ईयर स्टार्ट होना था जुलाई 1 से, लेकिन मैंने परमिशन ले ली है कि मेरा जो टैक्स ईयर है अक्टूबर 1 से कर दें सितंबर तक। तो मतलब ये हुआ, ये जुलाई और अगस्त जो हैं मेरे किसी टैक्स ईयर में फॉल नहीं कर रहे। तो क्या इस पीरियड को के दौरान मैं जो अर्निंग करूंगा, जो मेरी इनकम होगी इस पीरियड के दौरान 2 मंथ के दौरान, क्या उसमें मैंने टैक्स पे नहीं करना? क्योंकि जब मैंने स्कोप ऑफ टैक्स पढ़ा था, इनकम टैक्स पढ़ा था, उसने उन्होंने कहा था कि एवरी टैक्स ईयर। अब लेकिन ये जो 2 मंथ हैं ये मेरे किसी टैक्स ईयर में फॉल ही नहीं कर रहे, तो क्या मैं इस पर टैक्स नहीं देना? इस लूप को, जो गैप है टैक्स ईयर चेंज होने की वजह से, जो ऐसा पीरियड, ठीक है, जो जब आप चेंज करेंगे टैक्स ईयर ड्यू टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर, जो ओल्ड टैक्स ईयर की एंडिंग डेट, ठीक है, एंड न्यू टैक्स ईयर की स्टार्ट डेट,
इन दोनों के दरमियान का जो गैप है, जो पीरियड है, ये आपका 1 मंथ का भी हो सकता है, ये आपका 11 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 11 मंथ का भी हो सकता है। तो इस जो गैप है, ये जो पीरियड है, जो किसी टैक्स ईयर में कवर नहीं हो रहा, ना नॉर्मल में हो रहा है, ना स्पेशल टैक्स ईयर में हो रहा है, और ये हमेशा 11 मंथ या एक उससे कम होगा, ये 12 मंथ का नहीं हो सकता। इस पीरियड को, इस गैप को कहते हैं हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। चलें ये बुक से पढ़ते हैं, फिर इसे हम एग्जांपल्स भी करते हैं। अच्छा जी, वेयर ए टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन चेंजेस, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर, कमिश्नर ने ऑर्डर किया, मेरा टैक्स ईयर चेंज हो गया, ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इधर फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर टू स्पेशल टैक्स ईयर और वाइस वर्सा। बेशक मैं नॉर्मल से स्पेशल में गया हूं या स्पेशल से नॉर्मल में आया, ठीक है। अगर उस पीरियड के दौरान द पीरियड बिटवीन द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, हमारे इस पीरियड में जो मैं एग्जांपल अपनी देखें तो ये कौन सा था, पीरियड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, कौन सी थी, जून 30 2022। आगे क्या कहते हैं, एंड डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंसेस, कौन सी है हमारे इस केस में एग्जांपल में, ये है आपकी 1 अक्टूबर, ठीक है, यहां पर सितंबर भी आएगा, 1 अक्टूबर। तो यहां पर जो पीरियड है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। अब उन्हें एग्जांपल आगे दी हुई हम देखते हैं। द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज पीरियड फ्रॉम जुलाई 2020 टू जून 30 2021, ठीक है। ऑन एन एप्लीकेशन बाय एबीसी लिमिट, चेंज इन टैक्स ईयर आपने करवाया, एप्लीकेशन दी, कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया टू अडॉप्ट टैक्स ईयर ऑफ 30 सितंबर ईच ईयर, ये एंडिंग डेट बता रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग डेट होगी क्या होगी, अक्टूबर होगी, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम जुलाई 1 21 टू सितंबर 30 2021, 3 मंथ जो है ये क्या है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। यहां पर उसने आपको एग्जांपल बता दिए, आपको मैंने पूरे स्पेशल टैक्स ईयर की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको पहले मैं करा चुका हूं, जो 11 पॉसिबिलिटीज हैं स्पेशल टैक्स ईयर की आपको मैं करा चुका हूं एग्जांपल की, अगर ये से ये पीरियड हो ये टैक्स ईयर होगा, ये से ये हो तो ये टैक्स ईयर होगा। जी वो कह रहा है 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक का जो टैक्स ईयर है कौन सा है, ये टैक्स ईयर 2022 है। क्यों जी 2022 है, एंडिंग डेट किसकी क्या है, 31 अगस्त, स्पेशल टैक्स ईयर हो गया, अदर देन जून 30 है, और ये फॉल कर रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 में, ठीक है। नॉर्मल टैक्स ईयर से कौन सा, यहां पर कौन सा वाला है, जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक, तो ये उसमें फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021, ending date of special tax year is falling in tax year normal tax year 2022, so it will also be denoted as with name tax year 2022। next is 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, ये आपका फॉल कर रहा है टैक्स ईयर 2022 में। फिर है 1 मई 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक, ये भी आपका कौन सा है, टैक्स ईयर 2022। ये आपका नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा, टैक्स ईयर 2022, क्योंकि इसकी एंडिंग डेट फॉल कर रही है 30 जून है, एंड कैलेंडर ईयर इज 2022, इसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022। चलिए अब यहां पर हम इसको आंसर पढ़ते हैं। फॉर ऑल 3 एरियाज ए बी एंड सी मेंशन्ड अबव, रेलेवेंट टैक्स ईयर विल बी 2022 इज दैट, क्यों वजह बता रहे हो, कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, जून जुलाई 21 से लेकर जून 2022 तक, इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर 31 अगस्त 21, 31 दिसंबर 21 एंड 31 मार्च 22।
ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। अब है पार्ट डी, फॉर केस डी मेंशन्ड अबव रेलेवेंट टैक्स ईयर विल बी 2022। क्यों? इज दैट कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट इज फॉलोइंग। कौन सी है वो? स्पेशल टैक्स ईयर फॉल करी 2022 के अंदर। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2022 से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, क्योंकि आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है और इसकी जो एंडिंग डेट है 2022 में फॉल कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? आपका टैक्स ईयर 2022 कहेंगे। जी ये था आपका टैक्स ईयर। ठीक है, आपका क्या था? ये टैक्स ईयर था। क्लियर? जो आपका बजट आता है वो टैक्स ईयर के लिए आता है। जो आपका बजट आता है वो किसके लिए आता है? टैक्स ईयर के लिए आता है। इसमें आपका जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जो हमारे टैक्स ईयर में से आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पर्सन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।